नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्याकाश रत्न अर्थात सार में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़े लगभग समस्त तत्वों की जानकारी देने का मेरा प्रयास रहेगा। कवि हो, गद्य लेखक हो, विधा हो, विषय हो, इन सभी पर आपका ज्ञान संवर्धन ही मेरा ध्येय है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर अपलोड वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास की। इससे पूर्व के वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की अवधारणा पर विचार किया था। अब बारी आती है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है ये बहुत ही पुरानी है, गारसा तासी से भी पहले की। जी हाँ, लेकिन एक व्यवस्थित क्रम में उसे लिखने का प्रयास गारसा तासी के उपरांत से ही प्रारंभ हुआ। उससे पूर्व हमें सिर्फ संग्रह प्राप्त होते हैं, कवियों के संग्रह या उनकी रचनाओं के संग्रह इत्यादि। भक्त नामावली जो कि भगवत रसिक जी की है और भक्तमाल जो कि नाभादास जी की है, जिसमें कवियों का संकलन किया गया। बस इसमें कमी ये थी कि ना तो इनमें कवियों का जो संकलन है उनके कालक्रम के अनुसार किया गया, ना वर्णाक्रम के अनुसार किया गया, ना ही उन्हें कालों में विभक्त करने का प्रयास किया गया। इसीलिए ये सिर्फ एक संग्रह साबित होते हैं, इन्हें इतिहास ग्रंथ के नहीं कहा जा सकता। इतिहास ग्रंथों के ऊपर उसे व्यवस्थित क्रम से लिखने का जो प्रयास है, उसमें जिन विद्वानों ने सबसे महत्वपूर्ण पहल की उसमें उल्लेखनीय हैं फ्रेंच विद्वान गारसा तासी और उनकी रचना इस्तवार दा ला लितेयूर एंटुई ए एंदुस्तानी, जिसका रचना काल 1839 है और उसका द्वितीय संकलन आया 1847 में, यानी कि 1847 में। इन दोनों को मिलाकर के एक परिवर्धित संस्करण 3 भागों में आया। ये आया 1871 ईस्वी में। इसमें ये इतिहास ग्रंथ भी काल क्रमानुसार न होकर वर्ण क्रम के अनुसार बनाया गया था। गौरतलब बात है कि इसमें कवियों का काल के आधार पर, कि वो किस समय काल के हैं, उस आधार पे वर्णन नहीं है, बल्कि वर्ण क्रम के आधार पर किया गया। और एक बड़ी बात थी कि इसमें जो कवि लिए गए उनमें सबसे अधिक जो कवि थे वो उर्दू के थे और हिंदी के कम थे। कुल 700 कवियों का यह संकलन था। इसमें उनका संग्रह किया गया था। और तासी ने एक महत्वपूर्ण स्थापना यह भी की कि भारत देश में हिंदुस्तानी को हिंदी या हिंदकी कहा जाता है, जिसे हिंदू देवनागरी में और मुसलमान फारसी लिपि में लिखते हैं। यह भी कि यह भाषा किसी दूसरी भाषा से हीन नहीं है, बल्कि समकक्ष है। तो उल्लेखनीय है कि तासी ने जो सूचनाएं संकलित की अपने इस ग्रंथ में, उसे ही आधार बनाकर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में वर्णित किया। तो गारसा तासी की रचना का महत्व इसीलिए है कि उन्होंने पहली बार जो वर्णन इकट्ठा किया, जो उन्होंने कलेक्शन किया था, वो वर्ण क्रम के आधार पर था। यानी उन्होंने कवियों को काल क्रम के आधार पर बांटने के बजाय उनके नामों के वर्ण के आधार पर, यानी अल्फाबेटिकली लिखने का प्रयास किया। इनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया शिव सिंह सेंगर जी ने। हालांकि इनसे बहुत पहले मौलाना करीमुद्दीन ने तस्किराए शुअराउ हिंदी लिखी थी, लेकिन इसमें हिंदी के कवि कम थे और उर्दू के कवियों का संकलन अधिक था, तो इस कारणवश इसकी चर्चा इतनी अधिक नहीं होती है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा था और उन्हें कुछ विवादों के बाद भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में स्वीकार करते हैं। ये एक प्रथम विस्तृत इतिहास ग्रंथ था इनका, शिव सिंह सरोज। और इसमें जो विद्वान लोग हैं उन्होंने इसे कविवृत संग्रह नाम दिया। स्वयं सेंगर जी ने भी कभी इसे इतिहास नहीं कहा कि वो कोई इतिहास ग्रंथ लिख रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहीं भी वर्णित नहीं किया है, बल्कि वे
इस बात का दावा करते हैं कि यह विकासात्मक और प्रवृत्तिपरक पद्धति पर लिखा हुआ ग्रंथ ना होकर आकार आदि क्रम में कवि और लेखकों का विवरण देने वाला एक कोश ग्रंथ है। यानी यह ग्रंथ भी स्वयं में इतिहास ग्रंथ नहीं था, बल्कि एक कोश था जिसमें हमें संग्रहित कवियों का परिचय प्राप्त होता। इन्हीं सब ग्रंथों का सहारा लेते हुए आगे चल कर के रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें उन्होंने उन कमियों को जो इन रचनाकारों की रचनाओं में रह गई थी उसे दूर किया या दूर करने का प्रयास भी किया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में योगदान देने वाले यूरोपीय साहित्यकारों में ग्रियर्सन जी का नाम महत्वपूर्ण है। इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखी थी, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में नींव का पत्थर है। और इसी पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास की नींव को रखा था, उसका भवन निर्मित किया था। ग्रियर्सन ने 3 काम किए। वो 3 काम क्या थे? पहला था जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनका सर्वेक्षण किया। दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया। और तीसरा, तुलसीदास को वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन का विषय बनाया। तो उन्होंने जो रचनाएं ये लिखी हैं उसके आधार पर उनका भी महत्व महत्वपूर्ण है जाता है। मिश्र बंधुओं का नाम इसके पश्चात आता है, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद रचना लिखी थी। ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ध्यान रखिएगा कि मिश्र बंधुओं के नाम शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। जो बच्चे एमए की तैयारी कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण उनके लिए है कि मिश्र बंधुओं का नाम उनसे अवश्य पूछा जा सकता है। तो ये मिश्र बंधुओं के नाम से विख्यात त्रयी थी, जो बहुत ही बौद्धिक उत्कर्ष का द्योतक बनकर साबित हुई थी। मिश्र बंधु विनोद 3 भागों में विभक्त है और इसका प्रकाशन नवल किशोर प्रेस और गंगा पुस्तक माला द्वारा प्रकाशित हुआ 1925 से 1928 के मध्य। इसमें 37 अध्याय हैं, 1272 पृष्ठ हैं और लगभग 5000 रचनाकारों का विवरण संकलित है। इसमें पहली बार रचनाकारों के जीवन वृत्त, उनके कृतित्व और प्रवृत्तिपरक निर्धारण को प्रश्रय प्राप्त हुआ, जिसके बिना कोई भी इतिहास नहीं लिखा जा सकता। इस कारण मिश्र बंधुओं को महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदी इतिहास लेखन में। हालांकि आचार्य शुक्ल ने इन्हें कविवृत्त के नाम से वर्णित किया है कि उन्होंने कवियों के का संकलन किया है, उनके वृत्त का, उनके रचनाओं का, उनके कृतित्व का, उनके व्यक्तित्व का सिर्फ हमें एक झांकी देखने को मिलती है, पर उन्होंने भी अपने इतिहास ग्रंथ का आश्रय यहीं से लिया है। और यह भी उल्लेखनीय है कि जो उनका चौथा खंड था आधुनिक काल से जुड़ा हुआ, वो आचार्य शुक्ल के इतिहास के बाद आया। यह भी महत्वपूर्ण है। और इन्होंने ही पहली बार खंडात्मक वर्णन किया था कि आरंभिक खंड, पूर्वारंभिक खंड, उत्तरारंभिक खंड के नाम से आरंभिक युग को बांटा। द्वितीय खंड में उन्होंने माध्यमिक काल नाम रखा, इसके भी 2 खंड किए, पूर्व माध्यमिक, पौड़ माध्यमिक। तीसरे खंड को उन्होंने अलंकृत काल नाम दिया है और इसमें भी 2 पक्ष किए, पूर्वालंकृत, उत्तरालंकृत। अंतिम खंड में परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको बांटा है। इसमें युग विभाजन भी मिलता है हमें और साथ ही साथ ये काल परक विभाजन भी सिद्ध होता है। अलंकृत काल नाम जो है वो प्रवृत्ति परक है, जो कि बाद में रीति काल के लिए भी यूज हुआ। और इसके प्रति मूल्यांकन के मानक महत्वपूर्ण हैं कि इसको और अधिक शोध की आवश्यकता है। इस सबसे प्रेरित होकर के आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रस्तुत किया। उनके इतिहास का अपना अलग ही वैशिष्ट्य है।
प्रथम संस्करण के वक्तव्य में वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह पुस्तक बहुत जल्दी में तैयार करनी पड़ी और यह मूल रूप से छात्रों के उपयोग के लिए है। तो छात्र उपयोग के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का है, उससे बेहतरीन कोई और पुस्तक हो भी नहीं सकती, क्योंकि जितने भी बात के इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं वे सारे इतिहास ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास के ऊपर ही टिके हुए हैं। अब हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए और पक्षों पर हम अपने अगले वीडियो पर विचार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।